यही है ना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, अपने समाज के बारे में सोचो और एक बगीचे के बारे में सोचो, है ना। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा समाज एक बगीचे की तरह है ना। बगीचे की तरह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बगीचे में बहुत तरह के पौधे लगते हैं, है ना, और कई तरह के उनमें फूल होते हैं, है ना। कई तरह के पौधे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूल और उनकी डिफरेंट डिफरेंट तरह की अपनी अपनी खुशबू, है ना। लेकिन कोई फूल आके कहे कि नहीं, इस गार्डन में, इस बगीचे में केवल और केवल इसी कलर के पौधे रहेंगे और इसी खुशबू वाले पौधे रहेंगे, तो क्या बाकी के पौधों के साथ न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो जिस तरह से बगीचा डाइवर्सिटी का खजाना है ना, उसी तरह से हमारा समाज भी डाइवर्सिटी का क्या है, खजाना है। लेकिन जब ये डाइवर्सिटी यानी कि विविधता जब भेदभाव का कारण बनती है ना, डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनती है, तो फिर उस समाज में क्या होती हैं, है ना, तरह तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। समाज में अशांति क्या होने लगती है, फैलने लगती है। ठीक है, तो समाज में भी कुछ ऐसा ही है ना। समाज में कई जाति, कई धर्म, है ना, कई संस्कृतियों के लोग क्या है, रह रहे हैं। लेकिन कोई समाज, है ना, कोई धर्म के लोग आकर के ये कहे कि नहीं, इस देश में सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, हम ही हम रहेंगे, बाकी के सबको यहाँ से क्या कर देंगे, भगा देंगे, है ना। तो क्या उस देश में रहने वाले लोगों के साथ न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चैप्टर जो है हमें इसी चीज़ के बारे में क्या करता है, बताता है, समझाता है कि इन मसलों से कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपन यही पढ़ेंगे, है ना। और जो तुम्हारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की छाया क्या होने लगती है, गिरने लगती है, डगमगाने लगती है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जिसमें सबकी भागीदारी हो, सबका पार्टिसिपेशन हो। जब समाज में लोग इस तरह से लड़ेंगे, ऊंच नीच भेदभाव करेंगे, तो क्या उसमें सबका पार्टिसिपेशन हो पाएगा? क्या लोकतंत्र टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, है ना। लोकतंत्र नामक जो छत है, डेमोक्रेसी नामक जो छाता है, वो क्या हो जाएगा, डगमगा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेंगे लैंगिक मसले और राजनीति, और उसमें आप लोगों को टॉपिक दिखेगा निजी और सार्वजनिक का विभाजन, है ना। ज़रा मैं इंग्लिश मीडियम की बुक भी निकाल लूँ साथ में ही। ठीक है, 1 मिनट दो मुझे। चलो तो अपन पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो है तुम्हारा वो है लैंगिक मसले और राजनीति, और इसमें पहला टॉपिक है तुम्हारा निजी और सार्वजनिक का विभाजन, यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीज़न। ठीक है, क्या मतलब है इस पब्लिक और प्राइवेट डिवीज़न का? मेरे को ये बताओ, महिलाओं को या गर्ल्स को क्या समान अधिकार मिलते हैं हर जगह? और ऐसा अभी से हो रहा है कि काफ़ी टाइम से हो रहा है? भेदभाव क्या हो रहा है, चले जा रहा है। महिलाओं को किसी भी क्षेत्र में, है ना, बराबरी का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, तो जब असमानता गहरी हो जाती है तो उसे राजनीति बदलने की कोशिश करती है ना। जब ये असमानताएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो फिर क्या हुए, कुछ राजनीति हुई, कुछ महिला आंदोलन चले, है ना। उन आंदोलनों की वजह से चीज़ें क्या हुई, थोड़ी सी ठीक हुई, है ना। तो इसीलिए लैंगिक मसले राजनीति का हिस्सा बनना ज़रूरी है। इसमें यही बताया गया है कि कौन से काम महिलाओं के लिए बनाए गए हैं और कौन से काम पुरुष करेंगे। मतलब पब्लिक काम, पब्लिक सेक्टर का मतलब है घर से बाहर निकल करके काम। जैसे सरकार का कोई काम है ना, तुम नौकरी कर रहे हो तो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो। तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो, है ना। तुम ट्रेन चला रहे हो, पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो। तो ऐसे काम किसके लिए बना दिए गए? पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए कौन से काम निश्चित कर दिए गए, है ना। तुम भाई घर पर रहोगे, है ना, शादी वादी करके और बच्चे पैदा करोगे और रोटियां सब्जियां बनाओगे पूरी, है ना, हाँ, और खेतों में काम करोगे और घर पर जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी क्या करोगे, सेवा करोगे। ऐसे काम किसके लिए फिक्स कर दिए गए? महिलाओं के लिए फिक्स कर दिए गए। यही सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ेंगे इनको तो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, घर का काम है तो वो प्राइवेट है, प्राइवेट डिवीजन में आ जाएगा, है ना।
और बाहर का काम, चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कोई और काम हो, ठीक है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो राजनीति हो चाहे वो कोई और काम हो, बाहर का वो सब किस में आ जाएगा, तुम्हारा पब्लिक डिवीज़न में आ जाएगा। और घर का काम प्राइवेट डिवीज़न किसके हाथ में है, महिलाओं के, है ना। और ये किसके पक्ष में है, पुरुष मंडल के, ठीक है, पुरुषों के पक्ष में। और इसी विभाजन की वजह से हमारे समाज में बहुत ज़्यादा क्या हुई, असमानता पैदा हुई, यानी कि इनइक्वलिटी आई इसी की वजह से। क्योंकि महिलाओं के काम, घर के काम को, महिलाओं के घर के काम को कोई काम मानता है क्या? एक बार जो पुरुष ऐसा कहते हैं कि ये क्या काम करती हैं, तो घर में ही तो काम करती हैं। एक बार उस पुरुष से कह के देखो भाई, तुम एक दिन महिला, इस महिला की ज़िंदगी जी के देख लो एक दिन, है ना, पता चल जाएगा। महिलाओं के काम को, महिलाएं जो घर में काम करती हैं उनके काम को काम माना ही नहीं जाता। जबकि सच बात क्या है कि अगर एक महिला का काम अगर किसी पुरुष ने कर लिया ना, वो घर वाला काम, सुबह 4 बजे से उठना और रात को सबको खाना खिलाने के बाद सोना। हमारी मम्मी ऐसे ही करती हैं, सबसे पहले मम्मी जागती हैं और सबसे बाद में वही सोती हैं। खाना बाद में बचा नहीं बचा या जो बचा झूठा ऊटा सबका खा पी के, है ना, बर्तन साफ कर आके तब सोती हैं, है ना। और दिन भर में कितने सारे वो काम करती हैं, सुबह से ही शुरू होती हैं और शाम तक। हम तो क्या करते हैं, पुरुष जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं वो लोग तो निकलते हैं सुबह बढ़िया टिफिन लटका के और 8 घंटे की ड्यूटी करके शाम को फिर पहुंच गए घर, है ना, फिर पड़े हैं। तो अगर महिलाओं के काम की अगर वैल्यू निकाली जाए ना, जितना काम करती हैं, जो लोग पुरुष कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि महिलाओं के मतलब क्या ही काम करती हैं, घर में ही तो काम करती हैं, अगर उसकी वैल्यू निकाल ली जाए तो कम से कम 25-30 हज़ार का मंथ तो है उनका, और ज़्यादा ही हो जाए, है ना। क्योंकि अगर सोचो, अगर वो दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाने लगे महिला, है ना, जैसे किसी में साफ़ सफाई के लिए जाने लगे, कहीं पर खाना बनाने के लिए जाने लगे, कहीं कपड़े धोने के लिए जाने लगे, है ना, तो सोचो वो कितना पैसा कमा सकती है, काफ़ी सारा कमा सकती है उसी टाइम में। लेकिन फिर भी घर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, घर में 0 बटा सन्नाटा, यानी कि 1 भी रुपया नहीं, ठीक है। तो जब भी आप लोग, है ना, महिलाएं बनेंगी तो काम का डिवीज़न, मतलब जिस तरह से अभी काम को बांटा गया है कि घर का काम किसका काम, महिलाओं का काम, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर तुम्हारी जॉब है तो फिर काम को क्या कर देना है, बांट देना है कि 8 घंटे मैं जॉब कर रही हूँ, 8 घंटे तू जॉब कर रहा है, तो जितना काम मैं करूँगी घर में उतना ही काम तू भी करेगा घर में, ठीक है। एक दिन बच्चों को स्कूल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ तो अगले दिन तू कर तैयार, एक दिन मैं खाना बना रही हूँ तो अगले दिन तू बना खाना, या मैं रोटी बना रही हूँ तो सब्जी बना, ठीक है। हाँ, सारे काम क्या कर लो, बांट लो, ठीक है। फिर आप लोगों की कैसी सलाह दे रहे हैं? सही सलाह दे रहा हूँ मैं तो, और क्या सही सलाह, गलत सलाह दे रहा हूँ क्या, है ना। और ज़्यादा चोंच चलाए तो तोड़ दो चोंच को, ठीक है ना। फिर उसको 2-4 जो घरेलू हिंसा के जो कानून होते हैं उन कानूनों को थोड़ा सा, है ना, समझो, पढ़ोगे कौन कौन से, शादी से पहले सारे कानून पढ़ जाना अच्छे से एक बार, है ना, किस तरह से संभालना है इनको, ससुराल वालों को। घरेलू हिंसा के कानून ऐसे हैं कि लगवा दिए नहीं गए तो जेल में सड़ता रहेगा 10-20 साल के लिए, है ना। और है बुरी बात क्या है पता है, आप लोग अपने घर में या अपने आस पड़ोस में जाकर के पूछना, महिलाओं से पूछना, है ना, नहीं मारेंगे नहीं, उनसे पूछना कि तुम क्या काम करती हो, है ना। तो क्या कहेंगी, कुछ नहीं, क्या कहेंगी, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सदियों से उनके माइंड में बैठा दिया गया है कि घर का काम होता ही नहीं है, वो कुछ नहीं होता है। उनको भी काम करते करते ऐसी हैबिट हो गई है कि उनको वो काम लगता ही नहीं है ना। जबकि एक महिला सुबह उठती है, खाना बनाती है ना, उसके बाद बच्चों को तैयार करती है स्कूल के लिए, है ना, बुजुर्गों की सेवा करती है, फिर खेत में भी काम करने के लिए जाती है। और जब परिवार वाले लोग घर पर मीटिंग करते हैं, है ना, मीटिंग करते हैं, मान लो किसी ने पूछ रखा कि अच्छा तुम्हारी पत्नी जी क्या करती हैं, तो वो क्या कहेंगे मीटिंग में,
कुछ नहीं, घर का काम करती हैं। तो घर के काम की कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, कोई भी उसका आर्थिक महत्व नहीं है। मैं महिलाओं की साइड हूँ, है ना, बिल्कुल भी पुरुषों की साइड नहीं हूँ। से जो ये है तुम्हारा क्या, जेंडर इनइक्वलिटी, यानी कि असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यानी कि मेरा काम काम है और महिलाओं का काम कोई काम ही नहीं है। तुम बाहर काम करने के लिए जाओ, तुम्हारा काम हो गया, वो महिलाएं घर में काम कर रही हैं, वो कोई काम ही नहीं है। अच्छा देखो, इसमें आप लोग बुक में देखोगे तो बुक में आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई देगी, उस पर क्या लिखा है ज़रा बताओ मेरे को। इमेजेस ऑफ द आइडियल वुमेन, है ना, क्या लिखा है, परसेप्शन ऑफ आइडियल वुमेन, यानी कि आदर्श स्त्री की कुछ वानगी। यानी कि हमारे समाज में एक कौन सी महिला होगी जिसको आदर्श महिला माना जाता है। आदर्श महिला माना आइडियल महिला, यानी कि हाँ ये है सही महिला, है ना, ये तो हमारे घर की बहू बन जाए ऐसी महिला, है ना। अरे तो तू महिला थोड़ी है ना। तो एक आदर्श स्त्री की, आदर्श महिला की क्या पहचान है कि महिला कैसी हो, नम्र और आज्ञाकारी हो, है ना, मतलब जो कह दे वो मान ले, तो वो महिला कैसी है, सही है, आइडियल है ना। लेकिन अगर कुछ कहा और उसने नहीं सुना तो फिर वो महिला उनके लिए आइडियल नहीं होगी। और क्या चलता है, एक ऐसी महिला जो घर और परिवार तक ही सीमित रहे, बस घर से, हाँ रिश्तेदारियों में भी नहीं जाए, बाजार भी घूमने के लिए नहीं जाए, उसका कहीं मन कर रहा है घूमने के लिए तो ना जाए, दोस्तों से मिलने के लिए ना जाए, कहीं नहीं जाए, तो फिर वो महिला कैसी होगी, आइडियल महिला होगी। और क्या होती हैं आइडियल महिला, और कैसी होती हैं, शांत हो, सहनशील हो, है ना। हाँ, सहनशील का मतलब 2 थप्पड़ अगर घर वालों ने दे दिए हैं तो कोई बात नहीं, सहन कर लो, ठीक है। तो ऐसी महिलाओं को क्या माना जाता है, आदर्श महिला माना जाता है ना। त्याग करने वाली हो, क्या करने वाली हो, त्याग का मतलब है उसे कोई चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन सेम टाइम पे घर में किसी और को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो क्या कर देगी, चलो भाई इसको दे देते हैं हम, ठीक है हम अपना देख लेंगे, मतलब ऐसी त्याग करने वाली हो, अपने लिए ना जीने वाली हो, दूसरों के लिए जीने वाली हो, उसको अपन कहते हैं क्या, त्याग करना, है ना। और आइडियल महिला कैसी होती है, ऐसी भी कि अगर वो कहीं प्राइवेट उसमें पब्लिक सेक्टर में कहीं काम भी कर रही है, मान लो कि नौकरी वोकरी कर रही है, उसके बावजूद भी घर पे आकर के, है ना, खाना बनाए और मतलब सारे काम वो करे, तो वो क्या होगी, आइडियल महिला होगी। और कैसी होती है आइडियल महिला हमारे समाज की नज़र में, पढ़ाई करने में पीछे हो, है ना, संपत्ति रखने के मामले में पीछे हो, निर्णय यानी कि कोई डिसीजन लेने के मामले में भी क्या हो, पीछे हो, ऐसी तेज़ तरार ना हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब फटाक से डिसीजन करती हो कि नहीं ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसी नहीं होनी चाहिए। वो डिसीजन करना आता ही ना हो उसको, है ना, और संपत्ति तो उसके पास हो ही ना, ऐसी महिला होनी चाहिए। ये है हमारे समाज में आइडियल महिला की पहचान। सास ससुर हैं तो उनकी सेवा करें, है ना, और घर में अगर मतलब जो भी लोग हैं उनको सबको उसी हिसाब से क्या करे, वो ट्रीट करे। तो ऐसी महिलाएं होती हैं क्या, आइडियल महिलाएं हमारे समाज की नज़र में। लेकिन आप लोगों को कतई आइडियल महिला नहीं बनना है ऐसी, ठीक है, हाँ कतई ही नहीं बनना है। आप लोगों को खूब सारी पढ़ाई करनी है, खूब सारी संपत्ति इकट्ठी करनी है और तेज़ तरार क्या करने हैं, फैसले लेने हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी की तरह, ठीक है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा क्या नाम है, ये जो महिला वुमेंस वर्ल्ड कप टीम थी इंडिया की, देखो वर्ल्ड कप जीत के आई है वो ना। तो जिन महिलाओं को मौके मिले हैं उन महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है कि देखो हम क्या क्या कर सकते हैं,
तो ये जो आइडियल महिला के जो कंसेप्ट हैं वो समाज में क्या करते हैं, महिलाओं की जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। उनके अंदर जो पोटेंशियल है, वो जिस पोटेंशियल से काम कर सकती है, वो पोटेंशियल उनके अंदर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, दब जाता है कहीं नीचे। तो अपने पोटेंशियल को दबाना नहीं है, क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। लगता है आपके घरों में फैसले आपकी मम्मियाँ लेती हैं कि नहीं लेती घर में कुछ है? महिलाओं को केवल उतना ही फैसला लेने की आज़ादी है, बस घर में से आज कौन सी सब्ज़ी बननी है ना, मार्केट से कौन सी सब्ज़ी लेके आनी है, कौन सी नहीं लेके आनी है, क्या मंगाना है क्या नहीं मंगाना है, भाई वो सारे निर्णय ले सकती हैं। लेकिन जब बात होती है किसकी, प्रॉपर्टी की, है ना, अगर कहीं कोई वाहन खरीदना हो, कहीं कोई प्लॉट खरीदना हो, कहीं कोई खेत खरीदना हो, है ना, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या उन महिलाओं को पूछा जाता है कि हमने वहाँ वो खरीद रहे हैं, एक प्लॉट खरीद रहे हैं, तो खरीद लें क्या, खरीद लें क्या, है ना, पूछते हैं। अच्छा, हो सकता है वो कब पूछते हैं पता है, जब उनके नाम कराना हो। क्यों? क्योंकि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री का क्या लगता है, पैसा थोड़ा कम लगता है। चालू होते हैं पुरुष, है ना, बहुत चतुर होते हैं। अरे अपने नाम कराएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, और महिला के नाम करा दिया तो क्या होगा, पैसा कम लगेगा। लेकिन अगर पुरुषों को पता है, डाउट हो कि महिला के नाम करा दिया और पता चला कि भाग गई तो तो फिर ये पुरुष प्रॉपर्टी को नाम नहीं करेंगे उसके बिल्कुल भी, है ना। लेकिन हमारे समाज की जो आइडियल वुमेन है वो ऐसी है कि भागती नहीं है। एक बार शादी हो गई परिवार में तो वो, है ना, आइडियल स्त्री है, तो वो कंसेप्ट वही भरा हुआ है माइंड में, है ना, कि छोड़ के नहीं भागना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो कभी सोचती भी नहीं है, उनके माइंड में ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है। नहीं तो आप लोग उधर जाके देखो, अमेरिका में, यूरोप में, वहाँ कोई नहीं करता नाम महिलाओं की संपत्ति, पता चले कि किक मार के और निकल ली, है ना। वहाँ तो कई बार तो ऐसा देखा गया है कि अगर किसी की शादी हुई किसी पुरुष के साथ में और उसका बीमा बहुत तगड़ा हुआ है, 2-4 करोड़ का तगड़ा बीमा करा लिया है उसने, फिर तो वहाँ पर महिला क्या करेगी, बस रोज़ अगरबत्ती लगाएगी, कब मर जाए जल्दी ताकि ये 2-4 करोड़ मिल जाए और जेब में रख के फिर देखेंगे कोई और, है ना तो ऐसे बिजनेस भी चलते हैं। मतलब ऐसे केस स्टडीज भी हमें वहाँ पे देखने को मिलती है ना। आइडियल वुमन का क्या परसेप्शन है, समझ में आ गया आप लोगों को आइडियल वुमन का परसेप्शन, ठीक है। आगे इसमें अपन पढ़ेंगे, यहीं पे 2 नारीवादी आंदोलन के बारे में दे रखा है थोड़ा सा, है ना। हाँ, फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं दिख रहा, अरे उसी पिक्चर के नीचे होगा। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में बस उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ना, कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या था और उससे क्या हुआ, ठीक है। तो इस फेमिनिस्ट मूवमेंट का उद्देश्य क्या था कि जो पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो भेदभाव है, जो असमानता है, उस असमानता को क्या किया जाए, इनइक्वालिटी को कम किया जाए, है ना। क्योंकि बहुत लंबे समय से महिलाएं हर चीज़ में क्या है, पीछे है ना। लंबे समय तक महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। शिक्षा में तो पीछे, संपत्ति में तो पीछे, है ना, और तुम्हारा नौकरी, राजनीति और निर्णय लेने में, है ना, सुरक्षा के मामले में, सब जगह वो क्या देखने को मिलती है, हमें पीछे देखने को मिलती हैं। तो कुछ दुनिया की फेमस नारियों ने, है ना, और कुछ पढ़ी लिखी महिलाओं ने, है ना, आवाज़ उठाना शुरू की कि भाई ऐसा अब नहीं चल पाएगा, है ना। तो इस तरह से पूरी दुनिया की, मतलब कई देशों में शुरू हुआ बात, फिर धीरे धीरे सारे देशों में महिला आंदोलन चलने लगे, यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट चलने लगे। और इसकी वजह से फिर, है ना, प्रेशर में आकर के नियम कानून बने, है ना। संविधान में इनइक्वालिटी का देख लो, वो लॉज, क्या नाम है, कानून संविधान में डाला गया। हमारे संविधान में आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, है ना, यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी, वो अधिकार संविधान में क्यों डाला गया, इसीलिए डाला गया क्योंकि महिलाओं
के साथ में भेदभाव ना हो, उनके साथ में इनइक्वलिटी ना हो जेंडर के बेस पर। ठीक है। नारीवादी आंदोलन की प्रमुख मांगें यही थी कि जितना वेतन पुरुषों को मिल रहा है उतना वेतन महिलाओं को भी मिलना चाहिए, है ना। पहले क्या होता था, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन नारीवादी आंदोलन के बाद अब ऐसा हो रहा है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, यानी कि जितना अधिकार पुरुषों को मिलता है पढ़ाई का, उतना अधिकार महिलाओं को भी मिलना चाहिए, है ना। आपको मिल रहा है, अभी तो मिल रहा है, अभी 10वीं क्लास है ना। 12वीं क्लास तक तो लगभग सबको मिलता ही है, लेकिन कई बार तो 10वीं क्लास के बाद में ही अधिकार बंद हो जाते हैं। मैंने कई लड़कियों की देखी है पढ़ाई बंद होते हुए, कई सारी लड़कियों की पढ़ाई बंद होते हुए देखी है। हाँ, कॉलेज। अब देखना, भाई से कंपेयर करना कि आपको बराबर अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आपका भाई जहाँ पढ़ रहा है, क्या आपको उस स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, या आपका भाई अगर दिल्ली गया है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो क्या आपको दिल्ली भेज रहे हैं तैयारी करने के लिए, है ना। अगर नहीं भेजेंगे तो फिर क्या है, ये भेदभाव है ना। तो फिर आपको बराबर का अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए, जहाँ पर लड़कों को भेज रहे हो भाई पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर लड़कियों को भी भेजो, है ना। आप लोग तो ले लेना अपना राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21। ठीक है। इक्विटी इन प्रॉपर्टी, है ना, इक्वलिटी इन प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति में बराबर का अधिकार इस नारीवादी आंदोलन के बाद ही मिला। पहले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं होता था, लेकिन आज महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार है। क्या लगता है, हमारे यहाँ पर महिलाओं को संपत्ति मिलती है कि नहीं मिलती? नहीं मिलती ना, क्योंकि वही आइडियल नारी का कंसेप्ट है हमारे यहाँ पर। क्या? आइडियल वुमेन। शुरू से ही हम लड़कियों को क्या बना देते हैं, आइडियल बना देते हैं, और उस आइडियल के बनाते हुए घर में उनको इतना मतलब सामाजिकरण कर दिया जाता है, उनका इतना सोशलाइजेशन कर दिया जाता है उनका, कि वो कभी संपत्ति मांगने की सोचती ही नहीं है, क्योंकि वो दो चार केसेस का कई सारे केसेस देख रही होती हैं, जिन्होंने पुरुषों से संपत्ति मांगी, अपने भाइयों से संपत्ति मांगी महिलाओं ने, उन महिलाओं को क्या कर दिया गया, मार दिया नहीं गया, छोड़ दिया गया, है ना। बुलाते नहीं है कहीं पर। तो अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो महिला सोच लेती है, यार छोड़ो यार संपत्ति को, क्या करना, कम से कम घर परिवार तो नहीं छूटेगा, है ना। तो वो वुमेन्स, महिलाएं इतनी ज़्यादा आइडियल हो गई हैं कि वो फिर अपनी संपत्ति को क्या कर देती हैं, छोड़ ही देती हैं। लेकिन कायदे से करना ये चाहिए, जो भी बाप की संपत्ति है उसको सभी बच्चों में बराबर क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों। कानून यही कहता है। और नारी आंदोलनों के बाद से ही, फेमिनिस्ट मूवमेंट के बाद से ही क्या हुआ, तुम्हारा घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिली, कानून बने, है ना, जिससे कि लोग घरेलू हिंसा ना कर पाएँ। आप लोगों ने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे घर परिवार में जो भी महिलाएं हैं, उन्होंने कभी ना कभी तो उनके पतियों से मार खाई होगी, कभी ना कभी, या डांट खाई होगी, गालियाँ सुनी होंगी। अपने घर में ही देख लेना, मैं तो अपने घर की बात कर रहा हूँ। एक भी महिला शायद ही है कि बची हो पिताजी की मार से। बच पाई है तुम्हारे घर में? बची है अभी? क्या इंग्लिश में गाली देते तो मम्मी को समझ में नहीं आती है। अगर किसी के घर में महिलाएं बची हैं अभी तो अच्छी बात है ना। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तब ऐसे काम हो जाते हैं, है ना। तो कभी भी अगर ऐसा कोई कर रहा है बाप, तो उसको रोक देना है, बाप रोक, यहीं पर रोक, बस इतना ही बहुत है, इससे आगे नहीं, है ना। बाप जब बड़ा बेटा बराबरी का हो जाता है तो फिर बाप समझ जाता है कि बस अब नहीं, क्योंकि अब पता चला कि एक इधर से मैंने दिया, उधर से बच्चे ने झाड़ दिया ऐसे, तो फिर क्या ही इज्जत रहेगी, है ना। और नारी आंदोलनों के बाद से ही जो तुम्हारी राजनीति है, उस राजनीति में भी क्या मिला, बराबर के अधिकार मिलने लगे हैं। अब बहुत सारी महिलाएं तुम्हें राजनीति में देखने को मिलेंगी। पंचायतों में 33% आरक्षण हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, है ना। 33%, कई राज्यों ने तो 50% तक भी क्या कर दिया है ना, रिजर्वेशन कर दिया है ना।
नौकरियों में पहले अवसरों की समानता नहीं हुआ करती थी, है ना, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज इक्वल जॉब्स अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिलती है, चाहे वो कोई सी भी जॉब्स हो, है ना। देखो इसमें एक टर्म्स आप लोगों को और दिख रही होगी, पैट्रियार्की। देखना रेड कलर में कहीं दिख रही है क्या पैट्रियार्की? पैट्रियार्की का मतलब होता है पितृसत्तात्मकता। क्या? पितृसत्तात्मकता, है ना। पितृसत्तात्मकता का मतलब जहाँ पर पिता की संपत्ति किसके पास चली जाए? पुत्र के पास चली जाए। यानी कि अभी अगर पिताजी डिसीजन ले रहे हैं तो पिताजी के जाने के बाद कौन डिसीजन लेगा? है ना, उसका बेटा क्या करेगा? डिसीजन लेगा। उसकी पूरी की पूरी संपत्ति किसके पास चली जाएगी? पुत्रों के पास चली जाएगी। फिर उनके बाद उनके पुत्रों के पास चली जाएगी। तो अगर ऐसा सिस्टम चल रहा है तो इसको अपन बोलते हैं पैट्रियार्की, ठीक है, यानी कि पितृ सत्तात्मकता। तो नारीवादी आंदोलन हुए, बहुत सारी चीज़ें ठीक हुई, लेकिन हमारा समाज आज भी कैसा है? पितृसत्तात्मक है ना। आज भी हम घरों में वही देखते हैं, पितृसत्तात्मकता यानी कि पैट्रियार्की। आज भी वो चीज़ नहीं बदली, चाहे भले ही लॉ बन गया हो। लॉ कहता है कि संपत्ति का हस्तांतरण, यानी कि जब संपत्ति बटेगी तो चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियाँ हों, सब में बराबर बटेगी। लेकिन पितृसत्तात्मकता समाज की वजह से, पैट्रियार्की समाज की वजह से वो संपत्ति किसके पास चली जाती है? पुत्रों के पास चली जाती है ना। तो आज भी बहुत सारे भेदभाव नारी आंदोलनों के बाद भी हमें देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से भेदभाव देखने को मिलते हैं? लड़कियों को शिक्षा का महत्व कम है ना। पढ़ाया किसको जाता है? लड़कों को। अच्छी शिक्षा किसको दी जाती है? लड़कों को। घर में अगर कोई चीज़ें खाने को अच्छे से आ रही हैं, है ना, तो सबसे पहले उसी लाट साहब को मिलेंगी, है ना। उसके लिए सब कुछ होना चाहिए, बाकी सब क्या कर लेंगे? कमी कर लेंगे। लड़कियां हैं तो कमी कर लेंगी, अगर भाई है तो भाई के लिए कोई भी चीज़ों में कमी नहीं होगी, है ना। होती है क्या? ऐसा ही होता है ना, नहीं होता? हाँ, तो अभी छोटे बच्चे हैं, हो सकता तुम्हारे घर में तो क्या है कि जिनके घर में थोड़े लोग पढ़े लिखे हैं और पैसा ऐसा है तो वो भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन एक ऐसे घर के बारे में सोचो जो घर गरीब है ना, जिसके घर में किसी की भी नौकरी नहीं है, वहाँ पर संसाधन इतने नहीं है कि लड़के और लड़कियों को बराबरी का हम उनको वो दे सकें, है ना, बैलेंस कर सकें, कि उनको बराबर की शिक्षा दिला पाएँ, बराबर का खाना पीना दिला पाएँ, बराबर के मतलब सारे काम उनके लिए कर पाएँ। पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उन घरों में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। आज भी पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण घर के काम का पूरा बोझ किसके ऊपर होता है? महिलाओं के ऊपर ही होता है। ये किसके कारण हो रहा है? पैट्रियार्की के कारण, है ना। भले ही महिला आंदोलन हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये चीज़ें अभी भी नहीं बदली है ना। और वर्क प्लेस पर जहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ पर महिलाओं को अभी भी वेतन क्या मिलता है? कम मिलता है। भले ही लॉस बन गए हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन पैट्रियार्की समाज होने के कारण अभी भी वर्क स्पेस पर उनको वेतन क्या दिया जाता है? कम दिया जाता है। एक महिला खेत में मजदूरी के लिए जाए तो उसके लिए मजदूरी कुछ और होगी और पुरुष की मजदूरी क्या होगी? कुछ और होगी, है ना। संपत्ति में बराबर का अधिकार ना देना, यानी कि जो तुम्हारी है ना वेल्थ है उसमें बराबरी का अधिकार अभी भी नहीं मिल रहा है, जबकि कानून बन चुका है ना। जैसी ज़िंदगी लड़के जी सकते हैं वैसी ज़िंदगी लड़कियां नहीं जी सकती आज भी। किसके कारण? पैट्रियार्की के कारण। लड़के जा रहे हैं घूमने के लिए, मम्मी पापा जा रहे हैं दोस्तों के साथ, शाम को आएंगे वापस, ठीक है बेटा जाओ। लड़कियां कह के देखें एक बार, जा रहे हैं दोस्तों के साथ, शाम को आएंगे वापस। चलो ठीक है, कोई जाने भी देंगे तो क्या कहेंगे फिर? ठीक है बेटा शाम को 6 बजे नहीं 5 बजे आ जाना, ठीक है, लेट मत हो जाना बिल्कुल भी। और लड़के कोई दिक्कत नहीं, रात को आ रहे हैं 11 12 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों?
पैट्रियार्की के कारण, ठीक है। लड़के अगर रूठ रहे हैं तो उनको बुलेट दिला दी जाएगी, सब काम कर दिया जाएगा। लड़कियां रूठ रही हैं तो उनको स्कूटी कोई नहीं देता, है ना। ये सारे के सारे भेदभाव पैट्रियार्की के कारण हमें आज भी क्या करने पड़ते हैं, झेलने पड़ते हैं समाज में, ठीक है। एक चीज़ और पैट्रियार्की के कारण ही हो रही है अपने समाज में, क्या, हमारे समाज में जो लोग हैं उनको शादी के बाद चाह किसकी होती है, पुत्र की क्या पुत्री की, लड़के की या लड़की की, लड़कों की, है ना। अब देखो मैंने तो आपको कहीं पढ़ाया नहीं कि लड़कों की होती है, लेकिन आप लोगों को पता है कि लड़कों की ही होती है। क्यों, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। हाँ, क्यों होती है लड़कों की चाह, क्यों, क्योंकि लड़कों को समझा जाता है क्या, वेल्थ, संपत्ति, कि लड़के होंगे तो क्या करेंगे, घर से निकलेंगे, 4 पैसे कमा के लाएंगे, और लड़कियां होंगी तो लड़कियां घर से निकलेंगी तो माइंड सेट क्या है उनका, ये है ना, कुछ ना कुछ तूफानी करके आएंगे, है ना। तो हाँ, तो उनकी ये सोच की वजह से सेक्स रेशियो घट करके कितना रह गया है पता है, देखो दिया हुआ है 919 रह गया है प्रति 1000 पर, कितना, 919 नहीं मिला। लास्ट वाले पॉइंट में देखो, लास्ट वाले पॉइंट में लिखा है सेक्स रेशियो कितना, 919, यानी कि 1000 पुरुष हैं, 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है, 919, बाकी 81 महिलाएं क्या कर दी, मार दी। यानी कि 1000 पुरुषों ने जन्म लिया, 1000 महिलाओं ने जन्म लिया, उनमें से क्या कर दिया, 19 को, वो 81 को महिलाओं को क्या कर दिया, मार दिया। क्योंकि कुछ ऐसी मेंटेलिटी के लोग थे जो चाहते थे कि पुत्र होना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, पुत्री, है ना। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं पितृसत्तात्मक समाज में। और कई कई जगहों पर तो ये सेक्स रेशियो गिर करके 850 और 800 तक ही रह गया है। हमारे मुरैना का सेक्स रेशियो सबसे गिरा हुआ है, भिंड का 850 के आसपास ही है, मुरैना का ज़्यादा से ज़्यादा 875 होगा, भिंड का 850 के आसपास है, मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है, हाँ। सारा का सारा जब वो होता है ना, क्या नाम है, सर्वे होता है, जनगणना होती है, पॉपुलेशन की जनगणना, उसमें सारा का सारा डेटा ये आता है कि सेक्स रेशियो कितना है, ठीक है। तो पूरे भारत में अगर सेक्स रेशियो कहीं का कम है तो भिंड मुरैना का, पूरे भारत में, है ना। और हरियाणा का, कहाँ का, राज्य का पूछा जाए तो हरियाणा, और जिला पूछा जाए तो भिंड मुरैना, भिंड फर्स्ट नंबर पे, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा मारा जाता है लड़कियों को। आप लोगों को नहीं करना है ऐसा इन फ्यूचर, है ना। हाँ, अगर एक बच्चे 2 करने हैं बस, दोनों लड़की हो गई हैं तो बंद हो जाना है बस, ठीक है, इतने पे ही।